नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें से 100% गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो ईजिली क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2015, 2018, 2019, 2020, 2022 ये 5 साल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी वर्गों और समुदायों को निर्णय लेने में शामिल करता है। इससे विवाद कम होते हैं, सबकी आवाज़ सुनी जाती है और एकता व समानता बनी रहती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता का मतलब है अपने धर्म को दूसरों से बेहतर मानना और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत या भेदभाव करना। इससे समाज में झगड़े और तनाव होते हैं। सांप्रदायिकता से समाज में एकता और शांति को नुकसान होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूर वह होते हैं जो किसी कर्ज या मजबूरी के कारण बिना अपनी मर्जी के मुफ्त या कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। उनकी आज़ादी भी छीन ली जाती है। यह एक प्रकार की शोषणकारी प्रथा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ये 2022 और 2012 और 2022 2 साल ये एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं होती और सभी धर्मों को समान सम्मान देती है। इसका उद्देश्य समान समाज में एकता और समानता बनाए रखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ये 2017 और 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं होता और सभी धर्मों का समान सम्मान देता है। ऐसे राज्य में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन हमारा है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। यह 2016 और 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जब पुरुषों और महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं तो इसे ही लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहा जाता है। इसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है जो समाज में असमानता पैदा करता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी का मतलब है जब सरकार की शक्ति और जिम्मेदारी अलग अलग स्तरों पर बांटी जाती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इससे हर स्तर को अपने काम करने का मौका मिलता है और यह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हमारा कहता है कि सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, ये 2019 और 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन का मतलब है जब समाज में लोग अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं, जैसे जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर। इसमें कुछ लोगों को दूसरे लोगों से ज़्यादा अधिकार मिलते हैं जिसके कारण समाज में असमानता बढ़ जाती है। नौवां क्वेश्चन हमारा है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। ये 2024 में आया हुआ, पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि यह लोगों को उनके धर्म के आधार पर बांटती है। इससे समाज में नफरत और हिंसा बढ़ती है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। यह लोकतंत्र में एकता, शांति और समानता को खत्म कर सकता है। ठीक है, ये हो गया नौवां क्वेश्चन हमारा। अब चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। जो 10वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ये 2015, 17, 19, 21 ये लगभग 4 साल एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली उसे उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, जैसे गेहूं से चावल को खरीदना, दूध से दही को बदलना। ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे अगर घर में आपके घर में गेहूं हो रहा है ज़्यादा, तो आप गेहूं दे दिए किसी को और उसके बदले में आप उसके यहाँ से चावल ले लिए, तो ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है मौद्रिक प्रणाली क्या है, यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें मुद्रा से वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। मौद्रिक प्रणाली मतलब मुद्रा से वस्तु को खरीदे, मतलब पैसा से किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये हो गया मौद्रिक प्रणाली, जो कि 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बचत क्या है। सेविंग आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। आय मतलब जितना आपका इनकम हो रहा है और जितना आप यूज कर रहे हैं। जैसे अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 50 रुपये खर्च कर रहे हैं या 70 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपये में 70 रुपये को माइनस कीजिएगा तो 30 रुपये आपका जो होगा वो बचत होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आय तथा उपभोग, मतलब उपभोग या उपयोग। आय तथा उपयोग के अंतर को बचत कहते हैं। ठीक है। ये 2016, 17 और 19 ये 3 साल एग्जाम में आया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एटीएम क्या है। ये 2012, 2018, 2020 और 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका पूरा नाम स्वचालित टेलर मशीन होता है, जिसके द्वारा ग्राहक 24 घंटे पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं और यह अपनी सेवाएं 24 घंटा प्रदान करती है। 24 घंटा, जैसे एटीएम मशीन आप देखते नहीं है कि लगा हुआ रहता है 24 घंटा 7 दिन, मतलब पूरा का पूरा ये हमेशा लगा रहता है और हमेशा ये एक्टिव होता है। कभी कभी हाँ ये हो जाता है कि कभी पैसा खत्म हो गया या कुछ लिंक फेल है, तो जिसकी वजह से एटीएम को बंद किया जाता है। ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है जिसे बैंक या वित्तीय संस्थाएं देती है। इसके जरिए आप वस्तुओं या सेवाएं को खरीदने के बाद पैसे नहीं देते, बल्कि बैंक पैसे को चुकाती है। इसके बदले बैंक कुछ ब्याज लेता है। ठीक है। मतलब इसका हो गया कि जिससे क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का क्या हुआ कि एक तरह से आपको एक पैसा दे करके रखता है बैंक कि आप ये पैसा लीजिए और जहां भी आपको जरूरत पड़े आप उस पैसे को खर्च कीजिए। जब आप खर्च कीजिएगा तो जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप उस पैसे को जहां भी खर्च करेंगे तो जितना आप खर्च किए, सपोज दैट आपको 50,000 का लिमिट दिया गया है क्रेडिट कार्ड का, अगर आप 10,000 रुपये खर्च करें तो 10,000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट लेगा बैंक। ठीक है। तो एक तरह से वो आपको बैंक पैसा दे करके रखती है एडवांस में कि आप ये लीजिए पैसा, आप अपने पास हमेशा रखिए कार्ड के रूप में। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा की परिभाषा दीजिए। ये 2011 और 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है उसे मुद्रा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दो दो बार टाइप हो गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और एक यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का, ये दोनों लाइन जो है दो बार टाइप हो चुका है। ठीक है। इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा सिक्के और कागज के नोट दोनों में होते हैं। मुद्रा मतलब पैसा क्या होता है कि जो दैनिक जीवन में हमारा खर्च हो रहा है या किसी चीज को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो मुद्रा के रूप में ही होता है ना। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि 2011, 2017 दो दो साल एग्जाम में आया हुआ है। तो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि साख क्या है। ये 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। साख विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है, और जिस व्यक्ति पर जितना कम विश्वास होता है उसका साख भी उतना ही कम होता है। मतलब एक बिलीव का होता है साख। साख का मतलब क्या हो गया कि वो एक तरह से आपको जितना ज्यादा, जैसे आप रेपुटेशन क्रेडिट बनाना, जैसे होता है ना कि समाज में आपका क्या इज्जत है, तो आपका कि आपके ऊपर लोग कितना भरोसा करते हैं, तो जितना ज्यादा भरोसा करते हैं साख उतनी ही अधिक होती है, और जिसपे कम विश्वास होता है उसका साख कम होता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं, जिसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और पूंजीपतियों के द्वारा इस वर्ग का शोषण किया जाता था। ये 2012 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि सर्वहारा वर्ग का मतलब हुआ जिसमें सिर्फ काम करने वाले लोग हैं। आम लोग हो गए, आम मजदूर हो गए, या आम लोग हो गया या मजदूर हो गए या किसान हो गया, जिसको कोई किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं है, वो हो गए सर्वहारा वर्ग। ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है। ये 2018 और 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। अक्टूबर क्रांति क्या है, तो रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। यह क्रांति मेनसेविकों और बोल्शेविकों के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। इस क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविकों के पास आ गई, जिसका प्रमुख लेनिन था। इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण आरंभ हुआ था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पूंजीवाद किसे कहते हैं।
पूंजीवाद किसे कहते हैं, 2019 के क्वेश्चन में आया हुआ है, ये 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के सभी संसाधनों का अधिकार किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ, 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को कई तरह के लाभ हुए, जैसे कि मुद्रा से उपभोक्ता अपनी इच्छाएं से वस्तुएं खरीद सकते हैं। दूसरा, मुद्रा से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि मुद्रा के उद्भव से समय की बचत होती है। मुद्रा के उद्भव से जब से पैसा आया है, जब से क्या होता है कि समय का बचत होता है, कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं। पहले क्या था कि हमारे पास जो वस्तु है उसके बदले में जो उसके पास सामने वाले के पास अवेलेबल है सिर्फ वही हम खरीद सकते हैं, वो भी उसके मन पे, वो देगा कि नहीं देगा। लेकिन मुद्रा है तो आप किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इच्छा से वस्तु खरीद सकता है। उसके बाद क्या है कि सेवा और विनिमय आसान हो गया, वस्तु का सेवा और विनिमय, सेवाओं का विनिमय। तो ये हो गया कि मतलब इजीली हो गया, कोई भी चीज़ को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो गया मुद्रा के आने से, पैसा के आने से। ठीक है, 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, ये 2016-2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत संरचना उस बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को कहते हैं जो किसी देश के विकास के लिए जरूरी होता है। इसमें सड़कें, पुल, बिजली, पानी, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार जैसी सुविधाएं शामिल होती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा उन सेवाओं को कहते हैं जो सरकार द्वारा जनता की भलाई और जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, बिजली, पानी आदि। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, जो कि आप लोग के घर में भी होता होगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग के घर से रिलेटेड है। जैसे घर में होता है ना स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी, तो ये सब क्या होता है, स्वयं सहायता समूह होता है, सेल्फ हेल्प, और इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। खुद से आप हेल्प कर सकते हैं खुद के पैसों से। इसका ये 2012, 2022, 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह 10 से 20 लोगों का एक समूह है। यह अपनी बचत को जोड़कर एक कोष तैयार करते हैं जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 10 से 20 लोगों का एक समूह है। इसमें क्या होता है कि अपनी बचत को जोड़ करके एक कोष तैयार करता है। कोष का मतलब हो गया कि एक तरह से अपना एक लाइक बैंक तैयार कर देता है, कि एक तरह से बैंक बैलेंस तैयार कर देता है, जो कि अपनी बचत तथा बैंकों से, जो बचत तो हो गया उससे आपका जो घर है, अगर किसी को ऋण लेना होगा या अगर किसी को पैसे की ज़रूरत हो गई तो उससे वो ले सकता है। और बैंक से भी जो छोटा मोटा ऋण होता है, छोटा मोटा लोन होता है, वो लेकर के अपने सदस्यों के पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, खनन आदि आर्थिक क्रियाएं आती है। दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र, लाइक दूसरा जो नंबर होगा, जैसे 3 क्षेत्र हो गया ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आ गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा औद्योगिक क्षेत्र को भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण, उद्योग, गैस और बिजली आदि आर्थिक क्रियाएं आती है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक और लाइक बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि आर्थिक क्रियाएं की जाती है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, 2014, 2017, 2018, 2021, 4 साल ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, इस व्यवस्था में वस्तु के आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था का रूप लेती है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। यह भी 4 साल एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में अपना व्यापार या उत्पादन करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं।
उसे इसका मुख्य कार्यालय एक देश में होता है, लेकिन इसकी शाखाएं और कामकाज कई देशों में फैल जाते हैं। ये हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी। मतलब हो गया ना कि जैसे इंडिया में इसका ब्रांच है और कोई ऑस्ट्रेलिया में बना लिया, कनाडा में बना लिया, यूएस में बना लिया, यूके में बना लिया, तो ये हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण 2022 और 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। किसी सरकारी संपत्ति, उद्योग या सेवा को निजी कंपनियों या व्यक्तियों को सौंपना ही निजीकरण कहता है। मतलब प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन करना। जैसे होता है ना, कभी हाल फिलहाल में एक रेलवे स्टेशन को बेच दिया गया अडानी के पास, जैसे गोरखपुर का रेलवे स्टेशन था। उसके बाद तेजस ट्रेन है जो कि प्राइवेट हो गया है। कुछ एयरपोर्ट है जो कि प्राइवेट हो गया है। तो इस तरह से किसी भी लाइक सरकारी सेवा को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उदारीकरण को परिभाषित करें। उदारीकरण को परिभाषित करें। इसका आंसर हो जाएगा, यह भी 2014-2022 के एग्जाम में आया हुआ है। जब सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों में छूट प्रदान करती है तो उसे उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण से अर्थव्यवस्था मजबूत होता है और देश का विकास होता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य स्रोतीकरण किसे कहते हैं। 2011-2012 के एग्जाम में आया हुआ है ये। जब कोई कंपनी या देश अपनी जरूरत की चीजें बाहर से खरीदता है तो उसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग शोषण से आप क्या समझते हैं। तो जब दुकानदार किसी ग्राहकों को मूल्य से अधिक कीमत वसूल करता है, मतलब जो मूल्य उस पर लिखा है, एमआरपी लिखा हुआ, उससे अधिक कीमत अगर कोई दुकानदार वसूल करता है या उन्हें खराब गुणवत्ता वाली चीज बेचता है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। इसका उद्देश्य ग्राहक को नुकसान पहुंचाना और खुद अधिक मुनाफा कमाना होता है। ठीक है। तो ये था हमारा इट्स लाइक सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन था। तो 30 क्वेश्चन में से मैं ये 100% कह सकता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली आ जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है। तो आप इसको देख करके लाइक एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।